जन जन के मन में विराजे हैं श्री राम। खास प्रोग्राम इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे में क्या खास है, विरासत भी, विकास भी और पीएम का साउथ कनेक्ट, इस पर करेंगे खास बात। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होना है, उससे पहले विपक्षी दलों और उनके नेताओं की बड़ी अजीब सी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई सुंदरकांड कर रहा है, कोई कह रहा है हम सर्वधर्म समभाव रैली करेंगे, तो कोई कह रहा है कि मंदिर वहां नहीं बन रहा, 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। तो इस पर करेंगे चर्चा कि क्या विपक्ष असहज हो गया है क्या इन सारे कार्यक्रम से। कांग्रेस की बात कीजिए तो इसी दौरान अपनी यात्रा रख दी उन्होंने, निमंत्रण तो ठुकराया ही है। इसी पर करेंगे बात। और फिर यह भी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कहीं हां कहीं ना, दिल्ली के लिए खबर आ रही है कि शायद समझौता हो गया है। चंडीगढ़ मेयर के लिए मिलकर लड़ेंगे, लेकिन भगवंत मान ने एक बार फिर कहा है कि पंजाब में लोकसभा की तो सारी की सारी सीटें हम लड़ेंगे, यानी वहां गठबंधन नहीं होगी। इस पर करेंगे चर्चा। और फिर यह भी कि आजकल ठंड है, कोहरा है, धुंध है, तो यात्रियों को परेशानी हो रही है, विमान सेवा पर असर पड़ रहा है। तो डीजीसीए ने लोगों की सुविधा के लिए गाइडलाइन जारी किया है, बताएंगे उसके बारे में भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। केरल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, त्रिशूर में की गुरुवायूर मंदिर और त्रिपयार में पूजा अर्चना, 4000 करोड़ रुपए से भी अधिक के 3 प्रोजेक्ट का उद्घाटन, बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधन भी। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज दूसरा दिन। रामलला की मूर्ति करेगी मंदिर परिसर में प्रवेश। दोपहर मूर्ति को कराया जाएगा मंदिर परिसर का भ्रमण। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को याद कर भावुक हुए प्रधानमंत्री। सोशल मीडिया पर शेयर किया उनका आखिरी श्लोक। कहा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में खलेगी हमारी लता दीदी की कमी। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्षी दल हुए असहज। केजरीवाल के सुंदरकांड के बाद उधर पश्चिम बंगाल में ममता का सर्वधर्म रैली का ऐलान। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस और आप ने किया गठबंधन, लेकिन पंजाब के सीएम मान का दावा, राज्य में आप सभी लोकसभा सीटों पर अकेले ही लड़ेगी चुनाव, गठबंधन दिल्ली तक ही सीमित। एयर इंडिया एक्सप्रेस के जरिए आज बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला कोलकाता और अयोध्या के बीच पहली उड़ान का बोर्डिंग पास। और ईरान का पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश-उल अदल के ठिकानों पर हवाई हमला, 2 बच्चों की मौत, 3 घायल। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइन। से समय सीधे लिए चलते हैं आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं उनके ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं। सीधे चलते हैं वहीं पर। आप भी ठीक प्रकार से दिया नहीं जाता था, ना कंप्यूटराइजेशन था, ना कानून और रूल्स समय के अनुरूप बदले गए थे, और उस अवस्था में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारी चल रही थी। आज सहकारिता मंत्रालय बनने के 2 साल के बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में
98 संशोधन के हिसाब से सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं। समय के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के चलाने में जो कई प्रकार के विसंगतियां भी आई थी, कई प्रकार के दूषण भी आए थे, वो विसंगतियों को दूर करने के लिए और दूषण को निरस्त करने के लिए कानून 2023 में हमने बनाकर एक मजबूत खाका पारदर्शी सहकारिता का बनाने का काम किया है। आरसीसीएस के पूरे कार्यालय का कंप्यूटराइजेशन हो चुका है और आज उत्तरायण के बाद, हमारे यहां माना जाता है उत्तरायण के बाद होने वाला काम जब सूर्यनारायण उत्तर दिशा में होते वो शुभ ही होता है। इस शुभ मुहूर्त में आज आरसीएस को नया कार्यालय भी मिल रहा है। तो एक प्रकार से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गवर्नेंस को लेकर ये 2 साल में एक पूरा चक्र घूमकर आज हम नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। नया कानून है, नए रूल्स हैं, नई ऑफिस है और नई पारदर्शी व्यवस्था भी की है। और मैं मानता हूं कि 6 जुलाई 2021 से अब तक की ये जो यात्रा है उसमें बहुत कम समय में सहकारिता मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने ये काम किया है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत मन से अभिनंदन और साधुवाद देना चाहता हूं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य बहुत स्पष्ट था कि देश का लगभग 110 साल पुराना, 125 साल पुराना सहकारिता का आंदोलन जो समय के साथ साथ क्षीण होता जाता था, हमारे कानून भी कालबाह्य हो गए थे, इरेलीवेंट हो गए थे, हमारी व्यवस्था में भी कई प्रकार की खामियां भी खड़ी हो गई थी। जमाना हमसे बहुत आगे निकल चुका था। इंडिविजुअल तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अपने यहां कंप्यूटराइजेशन भी किया, मॉडर्नाइजेशन भी किया, मगर ऊपर से नीचे तक पूरे सहकारिता मंत्रालय का समय के साथ कदम मिलाना बाकी था। उसके कारण आजादी के 75 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखने लगे तो सहकारिता आंदोलन जितनी तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए था वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आता था। हां, कहने को आज मैं भी गिना सकता हूं कई सारी सक्सेस स्टोरी, कई सारी सफलताएं हमारे पास उपलब्ध है, मगर एक कलेक्टिव इफेक्ट ग्रामीण अर्थतंत्र पर जो कोऑपरेटिव का पड़ना चाहिए था वो शायद नहीं पड़ा। और जब आप लक्ष्य ही ऐसा रखते हैं जो सिद्ध हो जाए तो लक्ष्य सिद्धिता का ना आनंद रहता है न इसके परिणाम मिलते हैं। अब हमने तय किया है कि मोदी जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में सहकारिता का एक बड़ा शेयर सुनिश्चित कर हम सहकारिता को 21वीं सदी के अंदर प्रवेश करेंगे। और मैं मानता हूं ये एक प्रकार से 19वीं सदी से हम सीधा 21वीं सदी में आएंगे, क्योंकि 20वीं सदी का परिवर्तन हुआ ही नहीं। खैर, अब सहकारिता मंत्रालय शुरू हो गया है। आज सीआरसीएस को नया कार्यालय मिला है, लगभग 1550 वर्ग मीटर का ये बहुत स्पेशियस कार्यालय जिसको 225 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और मैंने अभी विजय जी को कहा है कि कार्यालय से कुछ नहीं होता, जितनी कुर्सियां रखी है एक भी खाली न हो इसकी सुनिश्चितता कर लेना। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो नियामक होते हैं उनको नियमन तो करना है,
मगर वो जब खुद ही अभाव में होते हैं तो नियमन अच्छे से नहीं होता है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ना हमारा उनको सेवा देने का लक्ष्य पूरा होता है, ना वॉचडॉग की भूमिका आप ढंग से निभा पाते हो। मैं आज जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी निर्देशक मंडल के सदस्य, चेयरमैन और एमडी यहां आए, सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से एडमिनिस्ट्रेशन का, कम्युनिकेशन का और ट्रांसपेरेंसी का कोई प्रॉब्लम आगे पर आपके लिए खड़ा नहीं होगा। हम सदैव तत्पर हैं। वर्ष 2022 में कार्यालय वहीं अटल ऊर्जा भवन में चलता था, आज नए घर में आए हैं तो मुझे इसका बहुत बहुत आनंद है। मित्रों, अभी कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी द लेगेसी ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव एक पुस्तक का अभी विमोचन हुआ है। भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद बाकी है, मगर मेरा आग्रह है कि यहां कई सारी मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी बैठी है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटियां भी बैठी हैं। इन सब से आग्रह है कि इस पुस्तक को नीचे पैक्स तक पहुंचाने का आप काम करिए। इसका भारतीय भाषा में अनुवाद होने के बाद इस स्पिरिट को हमने नीचे तक प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी तक पहुंचाना चाहिए। चाहे अच्छे बैंक्स हो, चाहे डेयरी के क्षेत्र में काम करने वाली मल्टी स्टेट सोसाइटीज हो, इफको हो, क्रिप्को हो, ये सभी ने मिलकर इस स्पिरिट को हमारी छोटी से छोटी इकाई तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि सरकार के किसी भी सपोर्ट के बगैर 75 साल में हमने जो हासिल किया है वो अद्भुत है और अविश्वसनीय भी है। और अब सहकारिता मंत्रालय भी बन गया है और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम जो जो सुधार लाए, चाहे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार किया हो, चाहे पैक्स के मॉडल बायलॉज बनाए हो, चाहे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कर एक ही सॉफ्टवेयर पर पूरे देश के पैक्स चले ऐसी व्यवस्था करी हो, चाहे पैक्स के लिए नए नए आयाम खोलकर पैक्स को मजबूत बनाने का प्रयास किया। हर प्रयास में इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हर राज्य ने स्पिरिट के साथ सहकारिता मंत्रालय का समर्थन किया है। इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। जब मोदी जी के इस इनिशिएटिव को इतना अच्छा प्रतिसाद पार्टियों के हितों से ऊपर उठकर, राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर मिल रहा है, उस वक्त जरूरत है कि सहकारिता क्षेत्र में एक नए आत्मविश्वास के प्राण फूंकने की। और मैं मानता हूं ये पुस्तक जो है द लेगेसी ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव्स कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी, ये पुस्तक समग्र सहकारिता क्षेत्र में आत्मविश्वास भरने के लिए बहुत उपयोगी होगी। इसमें 75 कहानियां हैं जो सहकारिता विभाग में 75 साल के हमारे इतिहास को सेगमेंट वाइज 75 कहानियों में चयनित कर इसमें ढाला गया है। मित्रों, सहकारिता मंत्रालय ने 30 महीने में लगभग 60 इनिशिएटिव लिए हैं और पिछले 9 वर्षों ने मोदी जी ने सहकारिता क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका बनाकर हमारे सामने रख दी है। हमें जिस क्षेत्र के अंदर काम करना है, छोटे कस्बों में, गांवों में, किसानों के बीच में, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चाहे बैंक हो, चाहे अन्य प्रकार से काम करने वाली सोसाइटीज हो, सबका कस्टमर कमोबेश
मध्यम वर्ग, ऊपरी मध्यम वर्ग और गरीब तबके का है। मोदी जी ने 9 साल में इस देश के गरीबों के जीवन को बहुत सरल बना दिया है। उसके खाने की चिंता समाप्त कर दी है, उसको घर दिया है, शौचालय दिया है, 5 लाख तक का हेल्थ का पूरा खर्चा सरकार उठा रही है, उसके घर में बिजली दी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करी है, ढेर सारी सुविधाएं उसको दे दी है, जिसको पूरा करने में ही उसका पूरा जीवन चला जाता था। और एक प्रकार से 60 करोड़ लोगों के जीवन में मोदी जी ने शून्यता भर दी। आज उनके पास करना क्या, वही सवाल है। 5 किलो अनाज मिल रहा है, सस्ते दाम पर घर पर बिजली आ गई, पीने का पानी पहुंचा दिया, शौचालय पहुंचा दिया, स्वास्थ्य का भी खर्चा उनके सर पर नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दी। तो अब वो कुछ करना चाहता है, उसके पास पूंजी नहीं है, पूंजी है भी तो बहुत छोटी सी है। तो छोटी छोटी पूंजी वाले 60 करोड़ लोगों को देश के विकास में काम करना है, पूंजी के बगैर अपने पुरुषार्थ से देश के विकास से जुड़ना है, तो इसका एकमात्र रास्ता कोऑपरेटिव है, इसके अलावे कोई रास्ता नहीं। कोऑपरेटिव के माध्यम से ये अपने काम करने का तरीका भी ढूंढ लेगा, अपने पुरुषार्थ का रास्ता भी ढूंढ लेगा, और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव के माध्यम से अपनी आने वाली पीढ़ी को वो समृद्ध भी कराएगा। मित्रों, मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जिसका उदाहरण मैंने बचपन से देखा है। हमारे यहां पहले डेयरियां नहीं हुआ करती थी, गांव में पशुपालन बहुत कम लोग करते थे। आज गुजरात में 36 लाख परिवार पशुपालन के व्यवसाय के साथ, मैं व्यवसाय सोच समझ कर बोल रहा हूं, पशुपालन के व्यवसाय के साथ काम कर रहे हैं, पशुपालन के व्यवसाय में काम कर रहे हैं, और 60,000 करोड़ रुपया इनकी सालाना टर्नओवर है। ये छोटे छोटी महिलाओं ने एक क्रांति की। ये कोऑपरेटिव का चमत्कार है। मेरे राज्य में ढेर सारे कोऑपरेटिव बैंक इतना अच्छा काम किए हैं कि राज्य के हर तीसरे सफल व्यक्ति को पूछिए कि पढ़ाई लिखाई का पैसा कहां से आया, तो कहेगा फलाना कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेकर मैं पढ़ा था। तेरा घर कहां से आया, तो वो बताएंगे कि फलाना कोऑपरेटिव बैंक से घर दिया है। पापड़ बनाने वाली कोई स्वरोजगार करने वाली महिला को पूछेंगे कि बहन तुझे 15,000 किसने दिया, तो कोई कोऑपरेटिव बैंक से उसने लिए हैं। हजारों लोगों के, लाखों लोगों के जीवन में, चाहे गाय लेनी हो, भैंस लेनी हो, छोटा सा चिलिंग सेंटर बनाना हो, इसके पास तो कागज ही नहीं। बाकी सारी बैंकिंग व्यवस्था कागज मांगती है। मैं एक बार अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था, तब हमारी वाडज ब्रांच में मेरी विजिट थी। तब एक बहन थोड़ा हमारे लोगों से गुस्से से संवाद कर रही थी। मैंने बुलाया, मेरे को, बहन जी क्या प्रॉब्लम है? कि मुझे मिक्सचर और वॉशिंग मशीन की लोन चाहिए और ये लोग देते नहीं है। मैंने मैनेजर को बुलाया कि भाई क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा साहब उसके पास कागज ही नहीं है। तो उसने कहा मेरे पास कागज होता तो मैं तेरी बैंक में क्यों आती, एसबीआई से न ले लेती लोन। और फिर हमने एक योजना बनाई थी, कागज बगैर की लोन की योजना, 1 लाख तक की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी एक फंक्शन में जाने वाला था, जा नहीं पाया। वहां भाषण के लिए मैंने डेटा मंगाया कि वो 1 लाख तक की कागज बगैर की लोन का क्या हुआ। उसमें 99.80% लोगों ने पूरा पैसा वापस दिया है, 0 एंट्री। और किसी बच्चे को इसमें से लैपटॉप मिल गया, किसी के घर में वॉशिंग मशीन आ गया, किसी के घर में स्कूटी आ गई बच्चे को स्कूल जाने के लिए। ढेर सारी व्यवस्था मानवता के साथ एक कोऑपरेटिव सेक्टर ने करी है।
और मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। कई ऐसे अद्भुत काम ये 2 साल के अंदर हुए हैं। सभी लोग मानते थे कि सहारा समूह में जो पैसा डूबा है वो नहीं आएगा। उनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है, परंतु मैं बता देता हूं कि अब तक सहारा समूह के लगभग 1.5 करोड़ लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब तक 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपया हमने वापस भी दे दिया है। इसी प्रकार से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कानूनों को मैं जब लेकर आना चाहता था तब ढेर सारे लोगों ने मुझे एडवाइस किया था कि साहब अभी अभी मंत्री बने हो, काहे को विरोध हो ऐसी व्यवस्था करते हो, क्योंकि इसमें भर्ती के लिए भी पाबंदियां है, ऑडिट को कठोर किया गया है, बार बार चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध किया गया है, एनुअल रिटर्न्स के लिए भी पाबंदियां खोली है। ढेर सारी चीजें इस पर हमने कठोरता के साथ पारदर्शिता लाने के लिए की है। मगर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। विरोध छोड़ दीजिए, किसी का शिकायत का पत्र भी मुझे नहीं मिला है। सबने नए कानून को एडॉप्ट किया, लेटर और स्पिरिट में एडॉप्ट। ये कोऑपरेटिव सेक्टर खुद भी रिवाइव होना चाहता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोऑपरेटिव सेक्टर सुधारों का स्वागत करता है। इसका अर्थ ही ये है कि हम भी समझते हैं कि रिवाइवल नहीं करेंगे तो हमारे सामने संकट है। एक्सपांशन तो होगा ही नहीं, अस्तित्व का भी संकट आएगा अगर विश्वसनीयता खो बैठे तो। और विश्वसनीयता नए कानून से ही आती। और बायलॉज के अमेंडमेंट से इलेक्शन, ऑफिसरों की नियुक्ति, अपील, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, लिक्विडेशन, एजुकेशन फंड का मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स की भर्ती, इस सब को हम रेगुलराइज करेंगे। इससे हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मित्रों, ये जो मैंने सक्सेस स्टोरी की बात करी, इसमें मैं इफ्को के 2 प्रयोगों की बात भी जरूर करना चाहता हूं। इफ्को ने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया लिक्विड बनाया है। एक प्रकार से ऐसे समय पर इफ्को ने ये कार्यक्रम हाथ में लिया और बहुत कम समय के अंदर इसको किसान के खेत तक पहुंचा दिया कि जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, सबसे ज्यादा जरूरत थी। भूमि संरक्षण ये हमारे लिए निहायत ही जरूरी है। तो केमिकल खाद मिट्टी में घुलने की जगह क्रॉप पर ही रहे और वहीं से पोषण प्राप्त कर वो अपना ग्रोथ भी करे, अपनी उपज भी बढ़ाए और किसान को समृद्ध भी करे और भूमि का केमिकल के जहर से घुलने के बगैर। और मैं अभी मोदी जी ने जो विकसित भारत यात्रा शुरू की है, इसमें कई गांवों में गया हूं। सबसे ज्यादा आकर्षण इफ्को के ड्रोन से लिक्विड के छंटकाव का मैंने देखा। मैं साफ देख रहा हूं इफ्को के नए इनिशिएटिव को, नए साहस को। देश का किसान 2-5 साल में ही पिकअप करेगा और वो दिन दूर नहीं है जो खाद की थैलियों की दुकान देखते थे, इसकी जगह दवाई की दुकान जैसी खाद की दुकान हम देखेंगे, जिसमें छोटी छोटी बॉटल्स होगी। और ड्रोन एक मॉडर्नाइज खेती का नया प्रतीक बना है। एक जमाने में मैं जब बैल गए और ट्रैक्टर आए, गांव में कोई ट्रैक्टर आता था तो पूरा गांव देखने जाता था। आज गांव का पैक्स ड्रोन लेकर सभी को किराए से
फर्टिलाइजर का छिड़काव कर देगा, कोई ड्रोन दीदी ड्रोन चलाती हुई दिखाई पड़ेगी, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधुनिकता से जुड़ रही है, इसका सबको विश्वास हो जाएगा। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना ही कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में सहकारिता में बढ़ोतरी हुई है। हम नए 2 लाख पैक्स रजिस्टर करना चाहते थे, 12,000 से ज्यादा हो गए हैं और मुझे विश्वास है कि समय के पहले हम 2 लाख मल्टी डायमेंशनल पैक्स रजिस्टर कर लेंगे। बैंकों के एक्सपांशन के लिए भी मैं कुछ कॉन्क्रीट कह नहीं सकता क्योंकि ड्यूअल कंट्रोल है, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कठिनाइयों को हम जरूर पार करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स का, अर्बन बैंकों का एक्सपांशन भी करेंगे। और मैं आज कहना चाहता हूं कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, इन्होंने भी आगे आना चाहिए और अपने आप को बैंक में परिवर्तित करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। नंबर ऑफ बैंक्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। और मैं सिर्फ कुछ आंकड़े आप लोगों की संज्ञान के लिए कहना चाहता हूं कि 2020 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन 10 हुआ था। मैं फिर से आंकड़ा बोलता हूं, 10। और 2023 में 102 नए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हुए, मतलब 10 गुना बढ़ा है। ये परिवर्तन को हमें ज्यादा गति देनी और ज्यादा से ज्यादा बैंक मल्टी स्टेट बने, ज्यादा से ज्यादा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक में कन्वर्ट हो, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट सोसाइटी भले एक स्टेट में चलती हो वो बैंक में कन्वर्ट हो। इस दिशा में हमने आगे बढ़ना चाहिए। महत्वाकांक्षा के साथ आप अपनी सोसाइटी का लक्ष्य तय करिए, निश्चित रूप से वो सिद्ध होगा, उसका मुझे विश्वास है। आज आपको सपोर्ट सिस्टम पूरी तैयार करने के लिए सीआरसीएस का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और मुझे भरोसा है कि इससे आपके कामकाज के अंदर बहुत सरलता होगी, समय भी बचेगा, समय पर मार्गदर्शन मिलेगा, कानून की समझ भी वो आपको ढंग से दे पाएंगे और आपकी कोऑपरेटिव के साथ संवाद से आगे कैसे बढ़ना, इसका रास्ता भी इसी से निकलेगा। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेष कर हमारे सचिव महोदय और विशेष सचिव जो रजिस्ट्रार भी है विजय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अल्प समय के अंदर ये कार्यालय को बनाया, 100% कंप्यूटराइज किया और सभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नए एक्ट के लिए तैयार करने का उन्होंने जो काम किया है, इसके लिए विभाग के मंत्री के नाते मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता चाहता हूं और आप सभी को इस नए कार्यालय से कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से मदद मिलेगी, इसका विश्वास दिलाकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। सीधा प्रसारण आप नई दिल्ली से देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो केंद्रीय पंजीयक सहकारी समितियों का कार्यालय है उसका नए भवन का उद्घाटन किया, वहां पर अपना संबोधन दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में क्या खास किया है, इसके बारे में भी खास तौर पर उल्लेख किया। और अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के केरल दौरे की। प्रधानमंत्री केरल के दौरे पर हैं, कल आंध्र प्रदेश में थे, आज केरल में हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा, त्रिशूर में की गुरुवायूर मंदिर और त्रिप्यार में पूजा अर्चना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर हैं, तो वहां पर उन्होंने इन प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन किया, वहां पर पूजन और अर्चन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम ने मंदिर में सभी की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में मछलियों को भोजन भी कराया, ये वहां का रिवाज भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये किया। प्रधानमंत्री ने गुरुवायूर मंदिर में मलयालम अभिनेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुरेश गोपी की बिटिया की शादी के अवसर पर आशीर्वाद भी दिया।
इसके साथ ही पीएम ने केरल के त्रिप्यार श्री रामास्वामी मंदिर में भी दर्शन किए। मंदिर में आध्यात्म रामायण का पाठ सुना। ये मंदिर खास तौर पर इसके लिए है। रामास्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी का वर्णन सुना कि किस तरह से वो 14 सालों के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे। पीएम का केरल के त्रिप्यार में भव्य स्वागत और अभिनंदन के लिए सड़कों पर भारी जन सैलाब उमड़ा और लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया, अपने प्रिय नेता का। हजारों लोगों ने पीएम का दिल खोल कर स्वागत किया। लोगों ने पीएम के काफिले पर फूलों की बरसात कर दी और जबरदस्त स्वागत किया। तो प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया, अपार प्रेम के लिए लोगों का आभार जताया। जिस तरह का प्रेम प्रधानमंत्री को केरल के लोगों के द्वारा मिल रहा है। केरल में 4000 करोड़ रुपए से भी अधिक के 3 प्रोजेक्ट का उद्घाटन है और बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रभारियों को प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधन का भी कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री 2 हफ्ते में दूसरी बार दक्षिणी राज्यों के दौरे पर हैं और ये पीएम के विशेष साउथ कनेक्ट को दर्शाता है कि किस तरह से वो साउथ के साथ कनेक्टेड हैं और किस तरह से जुड़े हुए हैं। दक्षिणी राज्यों के दौरे के दौरान पीएम के कार्यक्रमों में विकास के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, यानी कि विकास भी और विरासत भी। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नया ड्राई डॉक भारत का नेशनल प्राइड है और इसके बनने से यहां बड़े जहाज तो आएंगे ही, साथ ही जहाजों के निर्माण और मरम्मत का काम भी यहीं पर हो पाएगा। ड्राई डॉक भारत का नेशनल प्राइड है। इसके बनने से यहां बड़े जहाज, बड़े वेसल तो आ ही सकते हैं, साथ ही यहां शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर का काम भी संभव होगा। इससे भारत की विदेशों पर निर्भरता कम होगी और जो पैसा हम विदेश भेजते थे वो देश में ही लगेगा। इसके साथ यहां शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर सेक्टर में नई स्किल्स पैदा होगी। तो प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान विकास भी और विरासत भी पर खास जोर है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और अब आज की खास चर्चा की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको लेकर के अब विपक्षी दल और नेता असहज हो गए हैं, अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो कुछ पहले पॉइंट देख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीतिक दलों और नेताओं की अपनी अपनी राजनीति हो रही है और उस राजनीति के क्रम में क्या क्या हो रहा है हम आपको बताएंगे। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सर्वधर्म सभा और रैली करने का ऐलान कर दिया है 22 तारीख को ही। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने टीएमसी की हिंदू विरोधी नीतियों पर कड़ा प्रहार किया ममता के इस ऐलान के बाद कि उसी दिन आपको करना था ये सब कुछ जब देश राममय हो रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, ममता सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की भावना से कर रही हैं खिलवाड़। और इधर दिल्ली की बात कीजिए, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हर मंगलवार सुंदरकांड पाठ करेगी। एकाएक सुंदरकांड का याद आया। महाराष्ट्र की जो उद्धव सेना है उनको भी गर्भगृह को लेकर नाराजगी है। पार्टी के नेता अजीब अजीब बयान दे रहे हैं लगातार, खासतौर पर संजय राउत के बयान। विपक्षी इंडी गठबंधन में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर घमासान लगता है मच गया है। भ्रम की स्थिति में कई दलों के नेताओं के अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं और सबसे अधिक अचरज तो प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के रवैये को लेकर है। पार्टी के बड़े नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया
और देखिए कि पूरा देश हो रहा है राममय और कांग्रेस ने इसी दौरान रख दी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस आला कमान को नहीं है लोगों की भावनाओं का ख्याल, जो इसी समय यात्रा का ये समय रख दिया। भारत जोड़ो यात्रा बहुत दिनों से चर्चा थी कि दूसरे चरण की शुरुआत होगी, तो इसी समय आकर ये यात्रा क्यों रखी। तो बीजेपी ने कांग्रेस के रवैये पर हमला बोल दिया और कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया। और खास तौर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि तो कांग्रेस तो हमेशा से ही हिंदुओं के खिलाफ रही है और हिंदुओं के खिलाफ ही काम करती है। यह अनुराग सिंह ठाकुर का केंद्रीय मंत्री का आरोप है। और खास बात यह भी कि कांग्रेस ने अपने पहले अपनी यात्रा में अरुणाचल प्रदेश को शामिल नहीं किया था, तो कई सवाल उठने लगे थे पार्टी पर कि भाई क्या ये कहीं चीन की भावना से प्रेरित है क्या। बाद में कांग्रेस ने भारी आलोचना के बाद अपनी यात्रा के कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल कर लिया। तो सवाल यह है कि क्यों कई राजनीतिक दल हो रहे हैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की वजह से असहज। ये सवाल है कि क्या दिक्कत है और क्यों ये दुविधा है। अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, पहले सुन लेते हैं उनको। विपक्ष विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी राम जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और देश की जनता देख रही है। इस पे मेरा कहने से कुछ ज्यादा फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन राम भक्तों को जो पीड़ा बार बार कांग्रेस ने दी है वो कभी भूलेंगे नहीं। अनाप शनाप बयानबाजी बंद होनी चाहिए और ये कांग्रेस का दर्द दिखता है कि जो कभी चाहती नहीं थी कि राम मंदिर बने, अब बन गया है तो दूरी कैसे बनाएं, अपमानित कैसे करें और बयान बनाकर सुर्खियों में कैसे बने रहें, केवल इतना ही उनको करना है। इसलिए उनके एक के बाद दूसरे नेता घटिया बयानों देने पे उतरे हैं। और दूसरा मैं यहाँ पे कहूंगा, अब तो राहुल गांधी जी के उनके नेता ही नहीं सुन रहे, वो भी चले हैं राम जी के दर्शन करने। देर सवेर इनको भी आना ही होगा, हर किसी को राम जी की शरण में आना ही होगा। वहीं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, आइए उनको भी सुन लेते हैं। धर्म एक निजी मसला है, निजी मामला है। आस्था हर व्यक्ति रखता है या रखती है अपने धर्म पर ये धर्म का जो दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिक लाभ के लिए, चुनावी लाभ के लिए, उसके विपक्ष में हम हैं। तो ये आपने प्रतिक्रियाएं सुनी कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कई नेता। इसी पर आज की खास चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत मनीष जी। और स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपका भी। मैं पहले एक अपडेट दादा से लेता हूँ। प्रसेनजीत दा, ये बताइए कि आप जैसे हमने देखा कि भाई दिल्ली में सुंदरकांड हुआ और उधर कर्नाटक में सारे मंदिरों में 22 जनवरी को ही 30,000 मंदिरों में कीर्तन भजन कुछ होगा और इधर ममता दीदी ने रख दिया उसी दिन सर्वधर्म रैली की। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्या कि एक अलग रूट ले लिया विपक्षी नेताओं ने उसी दिन के लिए, और कांग्रेस तो आप जानते ही हैं कि इसी दौरान यात्रा कर ही रही है, ये वाली भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण। प्रसेनजीत दा, लालचंद पहले दे दूं। एक तो है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी की तरफ से अदालत के सामने बताया गया कि ये जो संप्रति यात्रा के नाम पे जो कुछ भी 22 जनवरी करने के लिए ममता बनर्जी ने ऐलान किया, इसको रोका जाए। दूसरी बात है कि उस दिन पूरे प्रदेश में सीआरपीएफ लगाया जाए। ये दोनों एक अपील उन्होंने हाईकोर्ट के सामने रखे। हो सकता है कि कल इसके बारे में सुनवाई हो, पहली बात। दूसरी, पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे लाखों लोग गीता पाठ करने के लिए एक ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में जी ये सब कुछ हो रहा है, गीता पाठ हो रहा है। 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तब तृणमूल कांग्रेस की जो अलग अलग नेता है अलग अलग जगहों पे, जिनको समझ में आ रहा है कि इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, गीता पाठ को लेकर क्या हमारी पैर के तले से जमीन खिसकता जा रहा है, तो ये अपने इलाका में गीता पाठ की अनुष्ठान रखते हैं, अपने इलाका में राम मंदिर की
उद्बोधन करने के लिए अपने एमएलए फंड की पैसों से ये होड़ लग चुके हैं विधायकों के बीच में, सांसदों के बीच में। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की ये ऐलान है जो वो उस दिन एक मोर्चा निकालेंगे जो हाजरा से लेकर पाक सर्कस तक। यहाँ पे आपकी आलोचना शुरू करने के पहले मैं एक बात बता दूं, ये पाक सर्कस है ना, पाक सर्कस एक काफी सिंबलिक जगह है जहां जाके ममता बनर्जी ने एक रैली की ऐलान किया है कि ये यात्रा वहां पे खत्म करके वहां पे रैली करेंगे, जिसको कोलकाता की भूगोल और डेमोग्राफी के बारे में पता है, उनको पता है कि क्यों ये पाक सर्कस है। ठीक है, तो मैं आपने जो बात उठाई है इसको लेके मैं मनीष जी के पास तो बाद में जाऊंगा, पहले स्वयं प्रकाश जी के पास जाऊंगा। स्वयं प्रकाश जी बताइए, ये सवाल उठ रहा है कि 22 तारीख ही आपने चुना और आखिरकार एक प्रोग्राम रख दिया कि भाई सर्वधर्म रैली होगी उस दिन, जिस पर कि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी को मौका मिल गया हमला बोलने का, तो सवाल है कि क्यों करना पड़ा ये 22 जनवरी को ही? नहीं, 22 जनवरी जो आप लोगों ने जो पूरे देश के अंदर में एक माहौल बना हुआ है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन। नहीं, हम नहीं, हम क्यों माहौल बनाएंगे? ये तो मीडिया इस पे बहुत जोर शोर से लगा है। हाँ ठीक है, मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, एक 4 पिलर में डेमोक्रेसी में एक पिलर मीडिया दिखता है, ठीक है, तो आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, राम मंदिर बना या बन रहा है, इससे हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और वैसे ही ममता बनर्जी सर्वधर्म समभाव की बात करती है। हम जो संस्कृति यात्रा कर रहे हैं इसके अंदर में क्या है, ममता बनर्जी तो काली घाट में पूजा करेगी, काली घाट में वो प्रतिदिन रोज पूजा करती है, वहां से वो अपनी यात्रा शुरू करेगी, एक डेस्टिनेशन से एक डेस्टिनेशन तक यात्रा करेगी और उसमें 4 धर्मों के लोगों के साथ में रहेगी। देश का संविधान हमें इजाजत देता है, देश का संविधान क्या भारतीय जनता पार्टी को इजाजत नहीं देता? भारतीय जनता पार्टी भी तो सभी चीजों की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है कि माइनस में ऐसा नहीं सकती है। हम गुरुद्वारा की भी बात करते हैं, हम सिख की भी बात करते हैं, हम क्रिश्चियन की भी बात करते हैं, जो हमारा देश है सबको जोड़ के बना हुआ है। लेकिन स्वयं प्रकाश जी, एक छोटा सा मेरा सबमिशन है कि आप देखिए बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि जब कभी किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं तो क्या उसी समय सारे धर्मों की बात करने लगते हैं या अलग अलग समय पर करते हैं? समझना होगा, रामनवमी जो होता है वो रामचंद्र जी का जन्मदिन है। 22 तारीख को इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया गया है। 22 तारीख को रामनवमी भारतीय जनता पार्टी इसको एक पूरे देश में अपने आप में ढिंडोरा पीट करके कि ये काम हमने कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर आप बात का जवाब दीजिए नहीं तो ममता दीदी जब इमामों के सम्मेलन में जाती हैं तो उस दिन बाकी सारे धर्मों की बात करती हैं क्या? सारे धर्मों की बात कर रहे हैं तो हम कहा किसी धर्म के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ व्यक्ति की जिम्मेदारी के देश के ठीक जिम्मेदारी होती है, ठीक है। स्वयं प्रकाश जी लौटता हूं आपके पास, स्वयं प्रकाश जी लौटता हूं आपके पास। मैं मनीष जी से पूछ लेता हूं कि ये ऐसा क्यों है? मनीष जी एक बात बताइए, दिल्ली में इधर अगर केजरीवाल जी ने सुंदरकांड किया, वो उधर अगर सर्वधर्म रैली कर रहे हैं, तो आप लोग ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि भाई आप माहौल बिगाड़ रहे हैं और कुछ साजिश कर रहे हैं? बताइए। देखिए, किसी भी व्यक्ति, दल, संगठन, पार्टी का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसी के आधार पर उसकी विवेचना की जाती है। और तृणमूल कांग्रेस के बारे में आप देखें तो जिस तरीके से उन्होंने पूर्व में माँ दुर्गा की यात्रा को रुकवा दिया था, आपको ध्यान, एक रैली के दौरान एक बच्चे ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो ममता दीदी उतर पड़ी और उसकी गिरफ्तारी हो जाए और जय श्री राम का नारा क्यों लगा, इस तरह की बात उन्होंने की थी। तो इसलिए ये बातें सामने आ रही हैं कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उधर स्टालिन की पार्टी, लोगों का रवैया शुरू से ही सनातन का विरोध करने वाला रहा है, हिंदू धर्म का विरोध करने वाला रहा है। और दरअसल ये सिर्फ फुटबॉल इंडी अलायंस का अंदरूनी है, तुष्टिकरण का चैंपियन कौन है और कौन उसको लीड करेगा उस गठबंधन को, इसके लिए अपने अपने क्षेत्रों में ये कुछ भी करने के लिए उतारू हो रहे हैं। ठीक है, संक्षेप में दादा ये बताइएगा, कांग्रेस ने भी इसी समय, प्रसेनजीत दा,
कांग्रेस ने भी इसी समय वो अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखी है और बाकी पार्टियों का भी आप देख ही रहे हैं। एक सवाल जो हम पूछ रहे हैं दादा, वो ये क्या कि 22 जनवरी के प्रोग्राम से हमारे कुछ दल, कुछ नेता असहज यानी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं क्या? बिल्कुल लालचंद, ये तो जैसे आपने कह रहे हैं ना, पूरा देश राममय हो चुका है। हाँ। ये पूरा देश के मतलब पूरा देश, इसमें हाँ। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं जी, है, जी, कोई जी। कोई धर्म का बात नहीं है। बिल्कुल। ये पूरा देश राममय हो रहा है और यही तकलीफ है इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों ने जो बांटने की कोशिश में लगे हुए थे और ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम कितना दूर तक हिंदू बनने की कोशिश करें, और ये सारे सवालों की जवाब इनके मन में नहीं है। ये जो आप जयराम रमेश की ये सुना रहे थे, बाइट सुना रहे थे कि हृदय में, अरे हृदय इसमें कहां पे लिखा है कि ये बांग्ला में भी एक स्लोगन है कि धर्म अपने अपने उत्सव सबके लिए। ये बांग्लादेश की स्लोगन है जो यहाँ पे बंगाल में चलाया जाता है जी। कहानी ये ऐसा नहीं है कि लालचंद, कहानी ये है कि देश राममय हो रहा है, इससे और उसी समय ये किया है। हाँ, ये तकलीफ है। ठीक ठीक। हाँ, स्वयं प्रकाश जी, छोटी सी प्रतिक्रिया कि वही समय चुना, वही सवाल उठ रहा है, और ये भी कि ये बात गले नहीं उतरती कि भाई उसी समय सर्वधर्म संभाव की बात करनी है। नहीं, देखिए राम मंदिर में पूजा होती है, लेकिन हर वर्ष अब जगन्नाथ सूर्य की पूजा होती है, दुर्गा पूजा भगवान पे मनाई जाती है, धर्म सब मनाते हैं। हाँ। ये 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति कर रही है। राम मंदिर का जो राजनीतिकरण है ये भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। हमको राजनीति का आपको शक्ति ठीक है, आपके इस चीज पर छोटा सा जवाब मनीष जी का छोटा सा जवाब। मनीष जी, जरा इनका सवाल हमको रिपीट कर दीजिए। सवाल ये कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको धार्मिक कार्यक्रम बना दिया 22 जनवरी को, और इसीलिए हम लोग अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। देखिए, तो हमको लगता है कि ये लोग जानबूझ के इस तरह की बात कर रहे हैं। हाँ, राम के जो जन्मभूमि का मंदिर है उसका निर्माण ठीक है, ट्रस्ट कर रहा हूँ। ट्रस्ट कौन सा है? जो माननीय न्यायालय, बिल्कुल, वो तो हम जानते हैं। हाँ, उसके अनुसार बना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है निर्माण, ये भी बात सही है। तो ट्रस्ट का कार्यक्रम है, ट्रस्ट ही मंदिर निर्माण कर रहा है। जितने तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं उसका भी संचालन ट्रस्ट कर रहा है, और ये कंफ्यूजन पैदा करके देखिए जाहिर सी बात। हाँ, अभी फिलहाल हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, समय की कमी है। कोई एक लाइन बोलना चाहते हैं क्या प्रसेनजीत दा? लगता है फिलहाल नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन है वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है क्या? रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद, और अब हम बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या कुछ आधा अधूरा पक रहा है। क्योंकि आगामी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में विपक्षी इंडी गठबंधन की अग्नि परीक्षा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है इस मेयर के चुनाव के लिए, आपस में हाथ मिलाया है कि चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देनी है, तो ये समझौता हो गया है। तो आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा आप और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को वहां पर हराएंगे चंडीगढ़ में। लेकिन पंजाब के सीएम भगवंत मान का दावा है कि राज्य में आम आदमी पार्टी सभी लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या गठबंधन दिल्ली तक ही सीमित है, और क्या इसी तरह की एकता दिखेगी विपक्षी गठबंधन की, खासतौर पर 2024 के चुनाव के लिए? और यह भी बात है कि विपक्षी गठबंधन के दलों के बीच इस तरह की समस्या पंजाब में ही नहीं है, बल्कि उसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी है। इन राज्यों में प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, ऐसे कई राज्य हैं जहां इस तरह की समस्याएं हैं। आकांक्षा सक्सेना हम मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सुन लेते हैं। जिन लोगों को नोटा से कम वोटें आती हैं, आज वो देश में सरकार बनाने की बात करते हैं। इससे बड़ा मजाक हो सकता है? जो कल तक कहते थे, मेरी नानी कहती थी रामलला टूटी मस्जिद में नहीं जाकर बैठेंगे, आजकल
पूरे दिल्ली के अंदर पूजा कराने की बात कर रहे हैं। ये कारण है, आपकी हार ने आपको डरा रखा है। चाहे इंडिया अलायंस बनाओ, चाहे पाकिस्तान को भी साथ ले आओ, हाल तुम्हारा फिर भी ये रहेगा। ना तुम्हारे पास कोई पंजाब में पहले लोकसभा है, एक बाई इलेक्शन में जीते थे, ना ही दिल्ली में है, ना ही दोबारा आने वाली है। इससे ज्यादा वोटों से जमानत जब्त होगी, लोग तुम्हें जवाब देंगे। हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से पीयूष मिश्रा जुड़ गए हैं इस खबर पर। चलते हैं सीधे अपने संवाददाता के पास, बात करते हैं, लेकिन उससे पहले भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं वो देखते हैं हम। पूरे देश का पंजाब बनूंगा हीरो, इस बारी पंजाब चों 13-0 लोकसभा। हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा जुड़ गए चंडीगढ़ से इस खबर पर बात करने के लिए। क्या ये साफ हो गया पीयूष कि देखिए चंडीगढ़ के लिए तो समझौता है, दिल्ली के लिए भी समझौता है, लेकिन पंजाब के लिए समझौता नहीं करेंगे? वहां की राज्य कांग्रेस भी कह चुकी है और यही बात अब भगवंत मान कह रहे हैं। देखिए, नामांकन जब चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन कल होने वाला है, कल फैसला हो जाएगा, लेकिन इससे पहले जब नामांकन भरने की जो आखिरी तारीख थी, तब तक इनका फैसला नहीं हो पाया था कि गठबंधन करेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, क्योंकि जब पिछले कई सालों से देखे जा रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती रही है। क्योंकि यहाँ पे लोग कहते थे कि भी हम अगर आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो मतलब कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। लेकिन अब ये चंडीगढ़ वासियों के साथ भी जो है यहाँ पे एक ठीक व्यवस्था जो नहीं की जा रही, क्योंकि जब किसी को अपने वोट दिया और बाद में जाके खाली एक पद के लिए जो आपस में समझौता कर लेना, और ऊपर से इसके जो सीनियर्स हैं, खासकर अगर भगवंत मान की बात की जाए, पंजाब के मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि खाली सिर्फ चंडीगढ़ तक सीमित रहेगा, चंडीगढ़ के, लेकिन पंजाब में हम इनको घुसने नहीं देंगे, पंजाब के अंदर हम अलग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो यहाँ पे पार्टी आपस में नहीं तय कर पा रही है, लेकिन एक कुर्सी के लिए, खाली एक मेयर पद के चुनाव के लिए आपस में गठबंधन कर लेना, तो चंडीगढ़ के वासियों को भी जो है कहीं पे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी कभी इस पर चर्चा करेंगे आपसे, जिस तरह से कि दोनों पार्टियों का ये तमाम जो है उहापोह है कि यहाँ करेंगे, चंडीगढ़ में करेंगे, मेयर में, दिल्ली में करेंगे, पंजाब के लिए नहीं करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल फिर इसी वक्त आपके साथ जुड़ेंगे इस वक्त प्रोग्राम लेकर। लेकिन इस बीच डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।